बहुत बहुत नमस्कार आप सबको। और अब हम फिर से लेकर आए हैं सीरीज ऑफ रियल एस्टेट पार्ट 2। ये पार्ट 2 जरूर है, ऐसा लग रहा है जैसे मूवीज की तरह साउंड कर रहा है कि ये इसका पार्ट 2 है, बट ये पार्ट 2 नहीं है, एक्सटेंशन ऑफ पार्ट 1 है। मैं ये नहीं कहूंगा कि पार्ट 1 कंप्लीट हो गया था, बट ये पार्ट 2 इसका एक्सटेंशन है पिछले वाले पार्ट का। देयर आर मेनी मोर येट टू कम, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। और मैं अब आपके साथ इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा और समय नहीं लूंगा अपने ऐसे दो होनहार भाइयों को। मैं इसलिए बोलूंगा अपने दो होनहार भाइयों को, जो कि इट हैपेंस टू बी द स्पीकर फॉर द डे ऑल्सो, डे भी नहीं, फॉर द सीरीज एंड फॉर द जनरेशन। मैं कहूंगा इन्होंने तहलका मचा दिया है पूरी इंडिया में। पार्ट 1 से मैं ये जानता हूं कि लोगों के मेरे पास एक भी नेगेटिव फीडबैक नहीं आया सर। आई एम वेरी मच श्योर कि ये हमारे लिए कुछ ना कुछ ऐसा लेकर आ रहे हैं पार्ट 2 में भी और पूरी सीरीज में भी, जो कि शायद गेम चेंजर होगा हम सबके लिए। एक थॉट प्रोसेस होगा, एक डिफरेंट एंगल होगा, डायमेंशन होगा towards GST on real estate, without without not taking much of more the time and wasting the time. Let me call Shiva Goyal from Rohtak and Pranshu Pasija from Chandigarh. मैं आज के लिए इनको बड़ा फॉर्मली ट्रीट कर रहा हूँ, बट ये दोनों बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि भाई जैसे हैं, और जियोग्राफीज डिफरेंट होने की वजह से ये एक और एक 11 का कॉम्बिनेशन निभा रहे हैं आज की डेट में, जिन्होंने सिनर्जाइज करके एक ब्रेक थ्रू किया है ऐसा कि जैसा हमने कभी बिलीव भी नहीं किया था। सर, शिवा भैया, प्रांशु भैया, नाउ द स्टेज इज कंप्लीटली योर्स। हमें आज का अपना ज्ञान उत्सव प्रदान करें, और मैं ये मान के चलूंगा ये ज्ञान की धारा आपसे हम थोड़ी सी हम इसको इकट्ठा करके एकत्रित करके ले जा पाएंगे, और कहीं ना कहीं इसको सहेज के रखेंगे, सो दैट हम ये रियल एस्टेट में कभी भी फंसे तो याद आए आंख बंद करके सिर्फ दो नाम, जैसे राम और लखन वैसे प्रांशु और शिवा। योर ऑन टू यू शिवा भैया। Thank you so much Navya for your inspiring words. आपके सपोर्ट और गाइडेंस से हम हमेशा enthusiastic रहते हैं, and at the same time we always would like to acknowledge our mentors CA विकास बनका जी and CA DS अग्रवाल जी from कोलकाता, जिन्होंने हमारी रियल एस्टेट सेक्टर की सीरीज में हमारी बहुत हेल्प की है, जिससे कि हम कुछ इंसाइटफुल डिस्कशंस आप इट्रा के प्लेटफॉर्म पे व्यूअर्स के सामने रख पा रहे हैं। तो it really feels very wonderful again and again to be a part of the ITRA group, a research group. So Navya, it's really our pleasure to be here in this particular research group. So without taking much time, shall I share the screen, Navya? जी भैया, आप स्क्रीन शेयर करिए। भैया आप स्क्रीन शेयर करिए, और हम सब लोग वेट कर रहे हैं कि आज आप अपनी ज्ञान की धारा शुरू करिए भैया। बस भैया आज आप प्लीज डू अलाउ इट। यस, हाँ, इट्स अलाउड भैया। तो एक वो है ग्लेशियर, ग्लेशियर पिघल रहा है रियल एस्टेट का, और वो नॉलेज पिघल के कहाँ से आ रही है, हमारे पास थ्रू आ रही है वन चैनल कॉल्ड शिवा एंड अनदर चैनल कॉल्ड प्रांशु। तो ये दो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं इस रिवर्स के, जो हमारे को इस ज्ञान की धारा को पहुंचा रहे हैं। शिवा भैया प्लीज स्टार्ट करिए। Thank you Navya. By not taking much time, I would like to right away come on our series 2. So today, in today's series, we would like to discuss couple of agendas like composite supply versus works contract, comparison of different models, real estate versus works contract, sale of land and developed plots, taxability before and after 31st March 2019, of course with an example, and registration requirements. So आज के जितने भी टॉपिक हैं, तो सभी टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें व्यूअर्स को अक्सर कंफ्यूजन रहती है, स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है कि सर कंपोजिट सप्लाई क्या होता है, सर क्या वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कंपोजिट सप्लाई का पार्ट है, या कंस्ट्रक्शन सर्विस इज अ सबसेट और सुपरसेट ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। तो सभी कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए we thought to take certain interesting topic and have some discussions on the same. So right away I would like to welcome my co-speaker of the day, CA Pranshu Pasija ji, to start the session with the first topic, composite supply versus works contract. और नव्या मैं आपको ये बात कहूंगा कि अभी ये जो टॉपिक्स है हमारे, दिस इज नॉट द अल्टीमेट एंड। अभी तो हम खाके बना रहे हैं, वी आर मेकिंग द स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग अभी बननी बाकी है। सो बाय एट द एंड ऑफ सीरीज 4 वी वुड बी एबल टू मेक अ वेरी गुड बिल्डिंग, जहाँ की सभी व्यूअर्स
बड़ी इंसाइटफुल लर्निंग के साथ अपने साथ रख सकें और लर्निंग्स को संजो के रख के और उसे आगे जाके यूज कर सकें. एंड वी विल बी हैविंग अ सरप्राइज इन फॉर्म ऑफ हैंडबुक which we will be sharing with our viewers. So it will be kept as surprise till series 4. मैं शिवा भैया बस ये कहूंगा कि जैसे आपने टॉपिक्स रखे हैं तो आपने क्या अपना पिटारा खोला है, उसमें से कुछ हीरे बाहर रखे हैं, तो इसका मतलब अभी बहुत सारे हीरे अंदर बाकी हैं. तो एक और ऊपर से मैं ये एक शब्द मेरे को भी आपको सुनते हुए याद आया, वो छोटा पैकेट बड़ा धमाल वाली बात है. आपने बोला है कि लास्ट में एक हैंडबुक भी आएगी. मतलब मैं कह सकता हूँ कि फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, मतलब एवरी कॉर्नर ऑफ द ग्लोब का कॉर्नर ही नहीं है, यही सबसे बड़ी बात है, बट एवरी कॉर्नर ऑफ द यूनिवर्स आई कैन से अगर होता तो आप उसको रियल एस्टेट में हमारे साथ समा के ले आए होंगे. मैं इस बात के लिए श्योर हूँ. क्यों? क्योंकि वो हैंडबुक मेरे लिए भी एक सरप्राइज है भैया, क्योंकि आज तक आपने उसकी क्यूरियोसिटी बना के रखी है. तो मान के चल रहा हूँ ये हीरे और जो मोती आप हमारे साथ रख रहे हो निकाल कर अपने ज्ञान के भंडार में से, और ये कंटिन्यूड रहेगा और ये हमारे लिए बहुत यूजफुल आएगा. That is, I am very much sure. Thank you, Navabhya. Over to you, Pranshu Bhaiya, for starting the day 2 topic, composite supply versus works contract. Over to you, Pranshu Bhaiya. Thank you, Shiva Bhaiya. Thank you, Navabhya. Hello, friends. Hope आपको फर्स्ट वीडियो अच्छा लगा हो. तो हम उसके आगे अब सेकंड लाए हैं. तो फर्स्ट में we have discussed about the basic of real estate. Now we will go into the provisions. What all GST says about the real estate. First of all, we have to clear our concept about composite supply and works contract. There is so much of confusion in composite supply and works contract. So we will discuss in detail. What is a composite supply? Section 230 says means a supply made by a taxable person to a recipient consisting of 2 or more taxable supplies of goods or services which are naturally bundled and one of which is a principal supply. प्रिंसिपल सप्लाई होना जरूरी है, टैक्सेबल सप्लाई होना जरूरी है, नेचुरली बंडल्ड होना जरूरी है, तब जाके कंपोजिट सप्लाई की डेफिनेशन फुलफिल होती है. कंपोजिट सप्लाई क्या है? गुड्स प्लस गुड्स हो सकते हैं, सर्विसेज प्लस सर्विसेज, गुड्स प्लस सर्विसेज, कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है. तो प्रिंसिपल सप्लाई क्या कहती है? प्रिंसिपल सप्लाई मींस अ टैक्सेबल means supply of goods or services which constitutes the predominant element of a composite supply. मतलब one supply out of 2 supplies is a predominant and second other supply forming part of that composite supply is ancillary. Meaning अगर आप 2 supplies इकट्ठी करते हैं, एक goods plus services, दोनों में से predominant कौन सी है? goods है या services है? तो उस हम कहेंगे कि ये गुड्स की अगर प्रीडोमिनेंसी है तो वो गुड्स की सप्लाई मानी जाएगी, तो हमारा जीएसटी रेट इफेक्ट होगा, तो जीएसटी रेट हमारा गुड्स का सप्लाई लगेगा. अगर वो प्रीडोमिनेंसी अगर हमारी सर्विस है तो वो सर्विस का रेट होगा. दैट इज अ टू मच इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फॉर जीएसटी रेट्स एंड जीएसटी लायबिलिटी. सो हमें ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रिंसिपल सप्लाई क्या है. मान लो एक एग्जांपल लिया, जैसे लास्ट टाइम भी लिया हमने, एसी इंस्टॉलेशन का एग्जांपल लिया था. एसी इंस्टॉलेशन में क्या था? एसी आपने लिया, उसके साथ इंस्टॉलेशन की सर्विस मिली. अब सप्लाईज हमारी 2 हैं, एसी प्लस इंस्टॉलेशन, लेकिन प्रीडोमिनेंसी क्या है? एसी. आपने एसी खरीदा, एसी इज अ गुड, तो हमारा जीएसटी रेट जो है एसी का लगेगा. अब बाइफर्केशन में बिल आप इशू कर सकते हैं, लेकिन जीएसटी रेट जो है वो एसी का लगेगा. इसके बाद क्या है? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई. Works contract means a contract for building, construction, etc., wherein transfer of property in goods is too much important, whether as goods or in some other form. It can be in any other form also, it can be in the form of goods also, which is involved in the execution of such contract. ये definition हमने last time भी की थी. तो इसमें भी क्या है? इसके अंदर भी गुड्स प्लस सर्विसेज दोनों का कॉम्बिनेशन आता है. अब ये है कि क्या कंपोजिट सप्लाई वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है या वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कंपोजिट सप्लाई है. तो पैरा 6 ऑफ शेड्यूल 2 कहता है कि कंपोजिट सप्लाई विच इज अ वर्क्स कंपोजिट सप्लाई. ये पैरा 6 कहता है द फॉलोइंग कंपोजिट सप्लाई शैल बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, नेमली वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एज डिफाइंड इन क्लॉज 119 ऑफ सेक्शन 2. अगर हम ये शेड्यूल 2 पैरा 6 ए पढ़ते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि कंपोजिट सप्लाई इज अ ब्रॉडर टर्म and works contract is a subset of a composite supply. पर
इसके अंदर हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये चार्ट पढ़ते हैं। द चार्ट सेज वेयर इज इट इज अ वेयर देयर इज अ कंपोजिट कॉन्ट्रैक्ट। कंपोजिट कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि आपके गुड्स प्लस सर्विसेज या सर्विसेज प्लस सर्विसेज जो हमने बात की ऊपर, anything which includes more than two supplies, more than one supply, two supplies, three supplies, any supplies. But if it is in a relation to immovable property, then there are two parts which says one is a works contract and other is a sale of under construction property. And if it is of a movable property, then we can say it can be a composite supply, mixed supply, job work. अब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने स्पेसिफिक कर दिया कि इट इज ओनली फॉर एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, नथिंग अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। सो अब कॉम्पोजिट कॉन्ट्रैक्ट एक हमारा है जिसके अंदर हमारे दो सप्लाईज हैं, उसके अंदर अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में जाता है तो या तो वो कंस्ट्रक्शन की सर्विस होगी जो सेल होती है, या वो हमारा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में चला जाएगा। वो हम आगे डिस्कस करेंगे दोनों में फर्क क्या है। और दूसरा है कि मूवेबल प्रॉपर्टी है अगर हमारी, तो मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर कंपोजिट सप्लाई हो सकता है, मिक्स सप्लाई या जॉब वर्क, दोनों चीजें हो सकती है। जॉब वर्क हमने लास्ट टाइम डिस्कस नहीं किया, तो जॉब वर्क सेज job work means any treatment or process undertaken by a person on goods belonging to another registered person. These three words are very much important, another registered person, because job work also includes that you provide services or goods or both, but if it is done on a goods belonging to some another person, then it will be treated as a job work. And other than that, if you supply some goods to an unregistered person, then it will be a composite supply. If it is not naturally bundled, like we discussed last time, a gift packet which includes chocolate, juices and other chips वगैरह, then it will be a mixed supply. So, and the expression job worker shall be construed accordingly, and as per para 3 of schedule 2, job work will always be treated as services. Like works contract is also given in paragraph 6a of schedule 2 that it will be treated as service. Likewise, job work is also given in schedule 2 para 3 that it will also be treated as a service. So either you provide more goods, either you provide less goods, either you provide more services, it will be treated as only a service. Thus, from the above definition, it is clear that term works contract has been restricted to contract for building, construction, etc. of any immovable property only. Any such composite supply undertaken on product, for example, there is a fabrication or a paint job on motor car done, will it be fall under works contract? No, because it is not an immovable property. They are providing services, they are providing goods like paint, etc. But it is not an immovable property, so it will not be treated as works contract. So such contracts will be still be a composite supply. Composite supply की definition से बाहर नहीं हुए क्योंकि they include more than two supplies. लेकिन वो works contract की definition में नहीं आते क्योंकि because it is not an immovable property. But if the same service is provided for a motor car of a registered person, then it will be treated as a job work service. There is a Maharashtra Authority advance ruling for Messrs. Jalaram Feeds. In this, it was a matter regarding Messrs. NR Energy Solutions Private Limited engaged in the business of manufacture, export and supply of electric panel, power systems, etc. The company was awarded turnkey projects for certain electrical components at various sites. The contract involved both goods and services. The supplier charged both goods and services in his tax invoice, and charged separate rates, one to 28% and for supply of services 18%. But the company's customer said that it is a works contract service, so charge 18% GST on a works contract because it includes immovable property, because it was an immovable property and it also includes goods and services both. So then they approached Maharashtra Advance Authority for ruling regarding the same. In the authority ruling, they
decided that in addition to demarcation, supply of goods and service portion have been naturally bundled and in conjunction with each other, separate payments are received for goods and service portion. The company cannot render services without the goods as the goods and services are supplied as being a combination and in conjunction and course. Meaning उन्होंने कहा कि ये गुड्स है, अगर गुड्स ना होती तो ये सप्लाई ना होती, तो उन्होंने कहा कि ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस में नहीं आता क्योंकि ये गुड्स की सप्लाई है, कंपोजिट सप्लाई में लेके उन्होंने गुड्स के रेट पे टैक्सेशन लगा दिया. So now you can come to know that what is important. Definition is how much important to know what is a works contract and what is a composite supply. Now we can say that is government really making GST a good and simple tax? Because there was a circular 47 dated 8 June 2018. In this there was a question regarding how is servicing of cars involving both supply of goods and services where the value of goods and services are shown separately to be treated under GST. एक गाड़ी है, गाड़ी की सर्विस हो रही है, उसके अंदर स्पेयर पार्ट्स भी यूज हो रहे हैं, साथ में लेबर की सर्विस भी हो रही है, तो वो कहते हैं कि इसको ट्रीट कैसे करें, कॉम्पोजिट माने, अलग अलग सर्विस माने, मिक्स माने, कैसे माने. वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं सकती क्योंकि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है. लेकिन उन्होंने कहा, सर्कुलर में गवर्नमेंट ने कहा, taxability of supply would have to be determined on a case-to-case basis looking at the facts. Where a supply involves both goods and services and the value of such goods and services supplied are shown separately, the goods and service would be liable to tax at the rates as applicable to such goods and services separately. तो आप बताइए दोस्तों कि मिक्स सप्लाई कंपोजिट सप्लाई की डेफिनेशन, इसका कंसेप्ट जीएसटी में लाने का मतलब क्या हुआ. जब इन्होंने रेट ही अलग अलग, इनवॉइस पे रेट अलग अलग लगा दिया, गुड्स का अलग, सर्विसेज का अलग, तो क्या गवर्नमेंट इंटेंशन है कि ये मिक्स सप्लाई कंपोजिट सप्लाई का कंसेप्ट लाना जीएसटी में अच्छा था या बुरा था, या लाए क्यों? अगर इन्होंने अलग अलग बिलिंग करनी थी वो पहले भी कर सकते थे, तो ये लाने का कंसेप्ट क्या था, वी डोंट नो. Also in a 31st GST Council meeting, it was decided about the issue regarding GST rate where specified goods attracting 5% are GST are supplied along with services. इसमें क्या था, एक आपकी सप्लाई हो रही थी सोलर पैनल्स की, सोलर पैनल की सप्लाई थी, लेकिन उसके अंदर वो कहते हैं कि इसके अंदर 80% हमारा गुड्स लगता है, 20% लेबर लगता है. अगर इसको कंपोजिट सप्लाई में जाएं या वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में, बिकॉज इट कैन बी ट्रीटेड एज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, इट इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि आपके सोलर पैनल्स एक बार फिक्स हो जाते हैं, फिक्स टू अर्थ, वो लैंड पे फिक्स हो जाते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन को कवर कर जाते हैं. तो वो कहते हैं कि इसको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में माने तो रेट हमारा 18% लग जाता है, लेकिन उसमें गुड्स का रेट 5% था और लेबर का रेट ज्यादा था, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट 18% पे लग जाता. तो वो कहते हैं कि हमारी टैक्स लायबिलिटी ज्यादा आ जाती है. तो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि चलो कोई बात नहीं, जैसा भी हुआ जो भी हुआ, from after 31st GST Council meeting, they decided that 70% of the gross value shall be deemed as the value of supply of said goods attracting 5% rate, and remaining portion 30% of the aggregate value shall be deemed as the value of taxable supply of service. तो इस डिसीजन से भी हमें ये पता चलता है कि गवर्नमेंट के इंटेंशन क्या था मिक्स सप्लाई कंपोजिट सप्लाई वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का लाने का. अगर वो अभी भी काउंसिल मीटिंग में भी ऐसे डिसाइड करते हैं कि 70% आप डीमिंग करके गुड्स का वैल्यू अलग ले लो, 30% आप एग्रीगेट वैल्यू सर्विसेज का अलग ले लो, अगर ये आपकी कंपोजिट सप्लाई की डेफिनेशन में फुलफिल करती है, तो आप इसको एक रेट पे क्यों नहीं लगा सकते? व्हाई शुड वी चार्ज डिफरेंट रेट्स फॉर बोथ द आइटम्स? Now further, Shiva Bhaiya, take over the charge. Yes. Very rightly said, Pranshu Bhaiya, कि what government really intends to do. We cannot have the intention to do anything by the government. Law has to be read and construed accordingly. तो हम तो जी लॉ को पढ़ रहे हैं, लॉ में जो भी लिखा है उसका इंसाइटफुल आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं. तो इसी के साथ मैं आपके साथ रियल एस्टेट के मॉडल्स को डिस्कस करना चाहूंगा. लास्ट लेक्चर में भी हमने कुछ इसके बारे में डिस्कस किया था ऑन अ फास्ट पेस. लेट अस रिवाइज दैट कि हमने कौन कौन से मॉडल्स डिस्कस किए थे. तो याद कीजिए, हमने फर्स्ट मॉडल डिस्कस किया था जिसमें कि सेल्फ कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट बाय द लैंड ओनर.
on his own land and selling it, कि लैंड ओनर के पास ये एक लैंड है और वो उसको सेल्फ कंस्ट्रक्शन करवा रहा है फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर, और जब वो डेवलप हो गया, पूरा कंस्ट्रक्ट हो गया बिल्डिंग, तो उसको सेल कर रहा है। दिस इज वन टाइप ऑफ रियल एस्टेट मॉडल। तो हम उसमें देखेंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या टैक्स की लायबिलिटी आएगी। सेकंड इज द जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि लैंड ओनर के पास लैंड है और डेवलपर और प्रमोटर जो भी कहिए आप उसे, उसके पास डेवलपमेंट का पोटेंशियल है, तो लैंड ओनर लैंड के डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर करता है और प्रमोटर कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो उनके बीच में जो कंसिडरेशन होती है वो किसी भी बेस पे हो सकती है। इट कैन बी ऑन द बेस ऑफ एरिया शेयरिंग और रेवेन्यू शेयरिंग और मिक्स शेयरिंग। तो जिस भी बेस पे कंसिडरेशन डिसाइड होगी वही उसका मॉडल बन जाएगा। इफ इट इज बेस ऑफ एरिया शेयरिंग कि 70 फ्लैट्स विल बी रिटेन्ड विद द लैंड ओनर एंड 30 फ्लैट्स विद द प्रमोटर, so that will be area sharing model. रेवेन्यू शेयरिंग में रेवेन्यू शेयर होगा और मिक्स शेयरिंग में एरिया कम रेवेन्यू बोथ शेयरिंग होगा। तो दिस इज वन काइंड ऑफ agreement is the joint development agreement. And the last but not the least model is development of land into plots without construction of any building on it. तो सबसे पहले आज मैं स्टार्ट करूंगा तीसरे मॉडल से, जिसमें कि क्या किया जाता है, लैंड को डेवलप किया जाता है, उसकी प्लॉटिंग की जाती है, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं हो रही, मेयरली एक बिग पीस ऑफ लैंड है, उसकी डिमार्केशन हो रही है, उसको प्लॉटिंग की जा रही है, उसमें कुछ डेवलपमेंट्स हो रही है, तो उसको बड़े डिटेल में आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेट मी डिस्कस दिस थर्ड मॉडल फर्स्ट। द क्वेश्चन इज सेल ऑफ डेवलप्ड प्लॉट नॉट सेल ऑफ लैंड। तो आपको पता है, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, कि शेड्यूल 3 which says that following shall neither be sale of goods nor sale of services, उसमें हमारा सेल ऑफ लैंड कवर होता है। अगर लेट्स से डेवलप्ड प्लॉट कि हम सेल कर रहे हैं और वो इक्वल टू सेल ऑफ लैंड है, तो वो कहाँ हिट करेगा जाके, दैट विल हिट अंडर शेड्यूल 3। इज दैट क्लियर टू ऑल? यस सर। तो आइए समझते हैं कि हम इस टॉपिक में क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज आई, कुछ एक एडवांस रूलिंग्स आई, कुछ एक जजमेंट्स आई, जिन्होंने कहा कि डेवलप्ड प्लॉट जो होते हैं वो सेल ऑफ लैंड नहीं है। तो अब मैं इसमें डिस्कस करूंगा आपको कि किस किस वजह से उन्होंने कहा और लॉ क्या कहता है, और उसके बाद हमारा क्या व्यू है उसके ऊपर। व्हाट इज आवर एनालिसिस ऑन सेड टॉपिक, इज सेल ऑफ डेवलप्ड प्लॉट नॉट सेल ऑफ लैंड। होप टॉपिक इज क्लियर टू यू कि व्हाट इज लैंड, अ पीस ऑफ लैंड, उसको डेवलप किया, उसको डिमार्केशन किया, प्लॉट्स बनाए एंड फर्दर उसको सेल कर दिया। एज पर द जनरल law, it will be treated in, it should be treated in schedule 3. It should neither be treated as sale of goods nor be treated as sale of service. Therefore outside, it should be outside the regime of GST, outside the chapter of GST, but there are certain complications in it. तो सबसे पहले हम लैंड की डेफिनेशन को समझते हैं कि लैंड की डेफिनेशन क्या है। तो as per the dictionary meaning, area of ground especially used for a particular purpose such as farming, building। आप समझते हैं कि कोई भी अगर ग्राउंड है उस पे कोई भी इस तरीके की एक्टिविटी होती है तो उसको हम लैंड कहते हैं। फर्दर लैंड एक्विजिशन एक्ट में भी सेक्शन 3 सबसेक्शन ए में लैंड की डेफिनेशन दी गई है, जो कहता है कि लैंड इंक्लूड करता है बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड एंड थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ और परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग अटैच्ड टू अर्थ। तो कहते हैं कि लैंड सिर्फ पीस ऑफ लैंड ही नहीं है, अगर लैंड से आपको कुछ बेनिफिट अराइज हो रहे हैं या वो चीजें जो अर्थ के साथ अटैच है वो भी लैंड में इंक्लूड होंगी। तो भी डेफिनेशन को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आगे ऐसा हो सकता है कि हम कहीं ना कहीं इस व्यू को रखें कि जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज टेक प्लेस कर रही हैं दैट आर नथिंग बट द बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। सो विल कम आफ्टर द डेफिनेशन, विल कम आफ्टर अंडरस्टैंडिंग व्हाट द कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट। Section 3 subsection A of Bombay Land Revenue Code says कि again land include benefit to arise out of land and things attached to earth or charges on the revenue or rent of villages or defined portions of the tertiary. In case of Safia B versus Mohammad Vijay Hussain,
Honorable Apex Court has held that कि land includes benefit arise out of land. I have just put an extract of the this judgment so that you may focus on the topic only. You may not. This is like the blinders. We should be strictly straight away to the topic that land includes benefit arising out of land. And should we also understand the meaning of immovable property? Yes, we should understand what immovable property is all about. As per the General Clause Act, immovable property include land and benefits to arise out of land and things attached to it. तो आप देख रहे होंगे again and again same definition is coming in one way or other from one act or the other act, from one judgment or the other judgment. चाहे जनरल क्लोज एक्ट हो, चाहे सभी ये कह रहे हैं कि लैंड सिर्फ लैंड का पीस ही नहीं है, लैंड के साथ जो बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड हो रहे हैं और जो चीजें उसके साथ अटैच है वो सब लैंड है. हैविंग सेड दैट, वन ऑफ द एडवांस रूलिंग आई वुड लाइक टू डिस्कस, ऑल्दो आई मस्ट से कि एडवांस रूलिंग जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये जो साउट करता है क्लाइंट उसी पे एप्लीकेबल होती है. इट इज नॉट एप्लीकेबल टू वन एंड ऑल, ओनली उसी के लिए एप्लीकेबल है. तो सिर्फ हम एडवांस रूलिंग्स को एकेडमिक पर्पसेस के लिए समझते हैं, सिर्फ उस पर्पसेस के लिए कि उन्होंने क्या क्या मैरिट्स लिए और किन किन मैरिट्स पे इसको सेल ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड को, डेवलप्ड प्लॉट ऑफ लैंड को आउटसाइड कर दिया सेल ऑफ लैंड से. तो उस व्यू से हम इस एडवांस रूलिंग को भी समझेंगे जो कि हेल्ड की गई इन केस ऑफ श्री दीपेश अनिल कुमार नायक डेटेड 19 मई 2020. तो क्या मैटर था? Matter was whether GST leviable on sale of plot of land that fulfill all the requirements for approval and holding all the basic facilities like a drainage line, water supply, electricity, land leveling that are to be provided by the applicant. तो इस केस में क्या हुआ बेसिकली, मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ कि प्लॉट ऑफ लैंड जब भी लेते हैं तो उसको किसी अथॉरिटी से अप्रूव करवाना पड़ता है. तो अप्रूवल से पहले उसकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है. क्या अगर आप उस प्लॉटिंग कर रहे हो तो आपको कुछ बेसिक फैसिलिटीज करवा के देनी पड़ेगी, जैसे ड्रेनेज लाइन, सीवरेज ट्रीटमेंट, वाटर सप्लाई फॉर ड्रिंकिंग वाटर. कि कल को उस प्लॉटिंग पे अगर बिल्डअप होता है, कोई मकान बिल्डअप होता है, कोई फ्लैट्स बिल्डअप होते हैं, तो उसमें बेसिक फैसिलिटीज रहे. इलेक्ट्रिसिटी और लैंड को लेवलिंग करना जैसे कि आप सब जानते हैं जरूरी होता है. तो बेसिक फैसिलिटी किए बिना कई बार अप्रूवल अथॉरिटी अप्रूवल नहीं देती है. तो ये मैटर था. तो ये सब डेवलपमेंट्स किए गए लैंड में टू मेक इट सेलेबल टू हैव द अप्रूवल. तो गुजरात एडवांस रूलिंग ने क्या डिसीजन में किया, ये कहते हैं जी, वी फाइंड दैट द एक्टिविटी ऑफ द सेल ऑफ डेवलप्ड प्लॉट वुड बी कवर्ड अंडर द क्लॉज कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटेंडेड फॉर सेल टू बायर, जो कि शेड्यूल 2 में हमने डिस्कस किया था. Thus the said activities under construction services and therefore GST is applicable on this particular construction service. तो आप देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट ने कितनी जल्दी स्विच कर लिया, एडवांस रूलिंग ने कितनी जल्दी स्विच कर लिया फ्रॉम शेड्यूल 3 टू शेड्यूल 2 टू मेक इट दिस टैक्सेबल. नहीं तो हम जनरल सेंस में कहेंगे कि अगर ये सेल ऑफ लैंड ही होता तो it should have been come under the preview of schedule 3. तो हम देखते हैं कि ये इशू क्यों हुआ. एक्चुअली होता क्या है, बेसिकली जो भी ये प्लॉट्स होते हैं इनके जो रेट्स होते हैं ये एक्चुअली बिल्ट अप एरिया के बेस पे होते हैं एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ द प्लॉट. जैसे कि सुपर बिल्ट अप एरिया में ये कॉमन अमेनिटीज प्रोवाइड करते हैं, रोड, वाटर टैंक ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस, जिससे कि इनका थोड़ा सा जो लैंड का प्राइस है ये थोड़ा इंक्रीज हो जाता है. इसमें जो अमेनिटीज जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी कॉस्ट भी ऐड हो जाती है. Therefore, authority said, advanced ruling said, the sale of land is not equivalent to the sale of developed plot and is completely a different transaction. Furthermore, एक भैया जैसे ये कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो गया दो एडवांस रूलिंग्स के बीच आज. तो वैसे तो मैं ये मान के चलता हूँ एडवांस रूलिंग का कोई बाइंडिंग इफेक्ट नहीं है, ठीक है, और इट इज एप्लीकेबल टू द पर्सन हु हैज अप्लाइड, it is applicable to the person who has applied as well as to the department who has given the advance ruling. Yes, it is that jurisdiction. It is 100% applicable subjectively. मतलब अगर मेरा पड़ोसी भी
सेम काम कर रहा है उसके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं है वो एडवांस रूलिंग। नहीं है। तो भैया मैं ये कह सकता हूँ कि एडवांस रूलिंग कैन ओनली गिव अस अ डायरेक्शन ऑफ व्हाट द डिपार्टमेंट इज थिंकिंग और व्हाट व्यू दे आर टेकिंग, बाइट भी ऐसी ट्रांजैक्शंस में जहां दोनों में डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज आ रहे हैं। तो उससे ये मैं कह सकता हूँ कि फॉर एन एसएससी दोनों डायमेंशंस पॉसिबल हैं सोच की। नव्या बिल्कुल ऐसा अक्सर होता है, पर दैट ट्रांजैक्शन हैज टू बी टेस्टेड ऑन द मेरिट्स गिवन इन द एडवांस रूलिंग। तो उससे हमें पता लगता है कि किन किन मेरिट्स के बेस पे अथॉरिटी ने ये डिसीजन लिया। ईच एंड एवरी एग्रीमेंट इन वन स्टेट माइट बी यूनिक और इन अनदर स्टेट इट माइट बी कंप्लीटली डिफरेंट एग्रीमेंट। ये शिवा भी आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि मैं ये नहीं कह सकता कि एडवांस रूलिंग एक ब्लैंकेट है। इट हैज टू बी टेस्टेड, इट हैज टू बी, उसको आपको एक्चुअल में टेस्ट करना है कि उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स थे, क्या क्या मैटर अप्लाई हुआ था, और शिवा भैया उसके अकॉर्डिंग ही कोई इन्फ्रेंस निकालना चाहिए। ये आज आपने शिवा भैया, प्रांशु भैया एक बहुत अच्छी डायरेक्शन की तरफ लेके गए हो आज कि भैया एडवांस रूलिंग आती है तो रातों रात उस पर इन्फ्रेंस निकाल के सोच नहीं लेते कि ये हो जाता है। इट हैज टू बी टेस्टेड फुली एज पर द कंपोनेंट्स ऑफ योर अगेन सब्जेक्टिव केस। तो नव्या रिसेंटली ये ट्रांजैक्शन भी टेस्ट हुई wherein it was held that plots sold after developing the land with basic amenities along with demarcating the land into several small plot of land by creating appropriate fencing is a transaction qualified for taxability under the clause। तो उन्होंने ऐसा बोला और इन्होंने इसको कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इंटेंडेड फॉर सेल टू बायर में इसको इन्वॉल्व किया और therefore accordingly GST becomes payable on the entire sale of such plot। Applicant plotted schemes of the sale of plotted of developed plots scheme, जिसमें कि क्या होता है, लैंड होती है, उसको लेआउट होता है, प्लान अप्रूवल होता है और भी बड़ी सारी परमिशंस वो लेते हैं। एंड देन कंप्राइज ऑफ इंडिविजुअल साइट्स द फॉलोइंग आर डन। उसमें बड़ी सारी एक्टिविटीज है, जैसे मैंने मेंशन किया, लेवलिंग होती है, बाउंड्री वॉल कंस्ट्रक्ट होती है, रोड्स कंस्ट्रक्ट होते हैं, अंडरग्राउंड केबल्स कंस्ट्रक्ट होती है, वाटर पाइपलाइंस कंस्ट्रक्ट होती है, सीवरेज लाइंस होती है, लैंडस्केप गार्डन्स होते हैं, ड्रेनेज सिस्टम होता है, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ओवरहेड टैंक्स होता है और भी बहुत सारे अदर इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क होते हैं। कई बार गार्डन बना दिया जाता है, कम्युनिटी हॉल बना दिया जाता है। तो उस अथॉरिटी ने उन सब व्यूज को देखते हुए वो डिसीजन सुनाया और सेलर जो मैंने बताया कि सेलर जो चार्ज करता है रेट्स ऑन द सुपर बिल्ट अप बेसिस एंड नॉट द एक्चुअल मेजर बेसिस पे वो चार्ज करते हैं, जो कि रेरा में डिफाइंड है। तो therefore it becomes very important to understand here कि whether all these activities are taking place, whether they are the benefits arising out of land or are these the separate services being provided under the cover of this particular land। तो we have come out with our view, our analysis, तो हम उसको discuss करेंगे। It is nowhere we are saying it is our expert view, it has to be there, it is just our view and various learned experts may differ on certain grounds, and of course matter has to be tested again, matter agreement has to be seen, only then any conclusion can be given। but still we are saying कि sale of land एक principal supply है और जो भी common amenities दी जाती हैं, जो भी लेवलिंग या जो भी हमने डिफाइन किया, जो भी डिस्कस किया, वो सब उस लैंड को बेचने के लिए टू मेक इट सेलेबल प्रोवाइड की जाती है। जो बेसिक अमेनिटीज प्रोवाइड करते हैं हम, दैट डू नॉट चेंज द बेसिक नेचर ऑफ द लैंड, ऑफ कोर्स नॉट। लैंड ओनर अगर कैरी आउट करता है डेवलपमेंट के प्रोसेसेस तो वो इसलिए करता है कि उसको गुड अमाउंट ऑफ वैल्यू मिल जाए फॉर द सेल ऑफ हिज लैंड। और नव्या भी आप हमेशा, प्रांशु भी आप देखोगे, कोई भी सेलर है वो ऑफ कोर्स चाहेगा कि उसकी जो गुड्स का दाम है, उसके जो आइटम का प्राइस है, वो उसको ज्यादा मिले, तो उसके लिए वो चीजें कर रहा है, अप्रूवल ले रहा है एंड एवरीथिंग इज डूइंग फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस। फर्दर अगर वो ऐसी कुछ कर भी रहा है डेवलपमेंट, तो वो कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा कॉम्प्लेक्स की, ही इज नॉट मेकिंग एनी कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ही इज जस्ट merely doing the sale of plots into a developed plots so as to make it saleable। so what can be done bhaiya to avoid the litigations? what we are of the view that कि या तो प्लॉट्स का हम डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करवा लें या एग्रीमेंट में सारी चीजें हम क्लियरली डिफाइन कर दें, या भैया एक काम हम कर सकते हैं कि सेल
ऑफ लैंड के, सेल ऑफ प्लॉट के और डेवलपमेंट के सेपरेट एग्रीमेंट्स कर लें, जिसमें कि जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं, जैसे कि कुछ एक स्टेट में ऐसा हुआ, आई गेस इन स्टेट ऑफ चेन्नई, जहां पर इस तरीके के एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करते हैं जिसमें डेवलपमेंट एक्टिविटीज के सेपरेट एग्रीमेंट है। तो यस, डिपार्टमेंट ऑन डेवलपमेंट एग्रीमेंट जो सेपरेट एग्रीमेंट है उन पे जीएसटी को चार्ज करता है, बट उससे क्या होता है कि जो सेल ऑफ लैंड है वो हमारा शेड्यूल 3 में कवर हो जाता है और पूरा का पूरा जो टोटल प्राइस है वो जीएसटी के दायरे में नहीं आता। अदरवाइज इट बिकम्स लिटिगेटिव कि लेट्स से 100 है, आपने 20 की उस पर डेवलपमेंट कर दी और 120 चार्ज कर लिया, तो डेवलपमेंट revenue would always like to charge this that 120 under the ambit of GST, तो उस पे चार्ज करना चाहेगा and litigations will follow on as the advanced contradicting advanced rulings are being discussed here. So what we can do, we can have separate agreements so as to avoid the litigation part, or department has to understand this all the developmental activity are only the benefit arising out of land, only to make it sellable, nothing more than that, and it should be constituted in schedule 3 and therefore it should be out of the chapter of GST. भैया, This is my शिवा humble, भैया, yes इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि अगर डेवलपमेंट प्लॉट पे हो रही है तो डेवलपमेंट के ऊपर सिर्फ सर्विस टैक्स जीएसटी आप ले लो, आप पूरे सेल ऑफ प्लॉट के ऊपर क्यों लेते हैं? क्योंकि सेल ऑफ लैंड तो पहले ही शेड्यूल 3 से बाहर है और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि वो हमारा सिर्फ स्टेट ही लेवी कर सकता है उसके ऊपर टैक्स। बिल्कुल, बट स्टिल एडवांस रूलिंग से जब हम देखते हैं तो पूरे ट्रांजैक्शन को कैप्चर करते हैं। व्हाई नॉट टू हैव सेपरेट एग्रीमेंट फॉर द बोथ? दिस इज व्हाट आई एम हैविंग हम्बल सबमिशन बिफोर द हाउस। Now the next topic is real estate versus works contract. Over to you, Pranshu Bhaiya. Pranshu Bhaiya has made an effort to really have the very interesting topic ki works contract versus real estate kya rehta hai. So over to you, Pranshu Bhaiya. Thank you, Shiva Bhaiya. Now friends, is real estate equal to works contract? This is a big question to answer. रियल एस्टेट जो है वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में कवर होता है या नहीं होता? रियल एस्टेट क्या है? एक कंस्ट्रक्शन सर्विस है, एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती है या कोई प्लॉट्स डेवलप होते हैं या एक किसी भी लैंड के ऊपर कोई बिल्डिंग, कोई स्ट्रक्चर, कोई अपार्टमेंट, कोई फ्लैट जो बन जाता है उसको हम रियल एस्टेट का नाम दे देते हैं। जो हमने लास्ट टाइम डेफिनेशन भी किया कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट क्या होता है, अपार्टमेंट क्या होता है। तो रियल एस्टेट इज अ टाइप ऑफ अ कंस्ट्रक्शन सर्विस and works contract is a bigger term than construction. तो works contract के अंदर सब आ जाता है। It includes, जैसे हमने definition में पढ़ा, it includes construction, renovation, repair, alteration and installation, etc., etc. So we can say that a construction is a subset of works contract and works contract is a superset of construction service. तो construction service की क्या है? एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में हम एक बिल्डिंग खड़ी करते हैं जो हमारा उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट किसका होता है? लैंड ओनर का और बिल्डर का। लैंड ओनर क्या है कि वो कहता है कि मेरी ये लैंड है, इसके ऊपर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करो। बिल्डर कहता है कि मैं आपको कंस्ट्रक्शन सर्विस प्रोवाइड करूंगा। लेकिन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्टर होता है, कॉन्ट्रैक्टी होता है। They include a contract which includes labor, services, supply of goods, etc., which includes both goods and services, which is a definition covered in composite supply also. रियल एस्टेट में भी क्या है कि मटेरियल भी यूज होता है, लेबर भी यूज होती है, लेकिन एक लैंड भी पार्ट है। जो लैंड होता है वो रियल एस्टेट के ऊपर होता है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज कैन नॉट बी और मे बी इट इंक्लूड वर्क लैंड और नॉट। देन देयर आर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टीज। जेडीए हो सकता है, जेबी हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकता है, को ओनरशिप हो सकता है, लेकिन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये कंफ्यूज ना करें कि रियल एस्टेट इज आल्सो इक्वल टू वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। बोथ आर मच डिफरेंट। आईटीसी क्या है? आईटीसी की रिस्ट्रिक्शंस हैं, दोनों पे मिल जाता है लेकिन दोनों में रिस्ट्रिक्शंस है। उसमें सेक्शन 17(5) में है। इसमें 1 अप्रैल 2019 के बाद कई अमेंडमेंट्स आई, कुछ आया, तो उसके बाद उन्होंने आईटीसी रिस्ट्रिक्शन करा है कि आपको पे करना पड़ेगा या और देना पड़ेगा या आप क्लेम कर सकते हैं। तो जो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। Also in the GST rates they have defined
कंस्ट्रक्शन सर्विसेज के लिए क्लॉज I to clause IF in item number 3 notification 11/2017 they have said that it will be taxable as a construction service, but for works contract they have defined different clauses. Further, item number 3 clause 455A, applicability of these following categories be attracted only when they are not covered in the above clauses. तो इससे भी हम रिलेट कर सकते हैं कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक अलग सर्विस है, कंस्ट्रक्शन जो है वो एक अलग सर्विस है, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज अ बिगर टर्म देन अ कंस्ट्रक्शन सर्विस। तो इसमें कभी कंफ्यूज मत करना कि कंस्ट्रक्शन एंड वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट आर सेम और रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज अ सेम सर्विस। Now we will come for registration under GST. Person liable for registration. Who is liable for registration? सबको पता होगा, आई थिंक ये बहुत बार डेफिनेशन डिस्कस भी होगी, बहुत ये तो GST स्टार्टिंग में बहुत डिस्कस हुआ था कि किस किस को रजिस्ट्रेशन लेनी है या कहाँ लेनी है, कब लेनी है, कैसे लेनी है। तो इसकी डेफिनेशन सेक्शन 22 से आता है, who is liable for registration. Every supplier shall be liable to be registered under this act in the state or union territory other than special category states from where he makes a taxable supply if his aggregate turnover is 20 lakhs. So 20 lakhs increase कर दी थी 40 lakhs respectively for states, but only exclusively if a supplier is trading in goods or supplying exclusively only in goods with effect from 1st April. Also वो स्टेट्स की भी अमेंडमेंट आया था कि कुछ स्टेट्स स्पेशल स्टेट्स में आएंगी नहीं आएंगी, वो भी काफी अमेंडमेंट थी। आई विल नॉट गो इनटू दैट। देन पर्सन लायबल टू गेट कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन सेक्शन 24 से आता है, किस किस को लेना है, इंटर स्टेट सप्लाई करनी है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, रिवर्स चार्ज में है, नॉन रेजिडेंट है, TDS का है, TCS एप्लीकेबिलिटी, ई कॉमर्स ऑपरेटर, काफी सारे थे ये। उसके बाद है कि पर्सन हु इज नॉट लायबल टू गेट रजिस्ट्रेशन which is covered under section 23 of the GST Act. Any person engaged exclusively in the business of supplying goods or services or both that are not liable to tax. इसके अंदर है कि exclusively आप जो सर्विसेज है, आप जो सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस कर रहे हैं, that are exclusively exempt from GST, तो आपको GST की रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। और एक एग्रीकल्चरिस्ट आ जाता है इसके अंदर। कुछ नोटिफिकेशंस आई थी, अमेंडमेंट आई थी इसके लिए कि आपको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है या नहीं है। एक नोटिफिकेशन थी 5/2017 की, इसमें वो एग्जेम्प्ट करता है कि अगर आप एक्सक्लूसिवली रिवर्स चार्ज में आपकी लायबिलिटी आती है, मान लो आप एक ट्रांसपोर्टर हैं और आप एक्सक्लूसिवली ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं विच इज लायबल टू बी पेड अंडर रिवर्स चार्ज अंडर सेक्शन 9(3), तो आपको GST की रजिस्ट्रेशन का मैंडेटरी नहीं है। तो इस केस में क्या, अगर आप एक भी सप्लाई अदर देन रिवर्स चार्ज करेंगे तो आपको GST की रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ जाएगी। एक नोटिफिकेशन आई थी 7/2017 जिसके अंदर जॉब वर्कर्स के लिए एग्जेम्पशन थी रजिस्ट्रेशन के लिए इफ देयर टर्नओवर इज बिलो 20 लाख। फिर आई थी एक नोटिफिकेशन 10/2017, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आई थी क्योंकि कई स्टेट्स थे जैसे NCR है हमारा, चंडीगढ़ में ट्राई सिटी है, चंडीगढ़, मोहाली पंजाब आ जाता है, हरियाणा पंचकुला आ जाता है। तो यहाँ पे सप्लायर ऑफ सर्विसेज को बहुत दिक्कत आ रही थी। इनको था कि अब यहाँ पे जो सप्लाई करनी थी that were registered persons, someone was registered in Chandigarh, someone was in Punjab and some was in हरियाणा। तो उसमें था कि अगर आप एक सप्लाई कर रहे हैं तो आपको मैंडेटरी हो जाता था कि आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं तो आपको GST नंबर लेना मैंडेटरी हो जाता था। ऐसे ही NCR में होता था कि वहां पे तो टू एंड फ्रो चलते रहते हैं, every person is moving to and fro from one state to another, one is from UP, one is from Gurgaon हरियाणा and one is from New Delhi। तो इसके लिए बहुत प्रॉब्लम्स आई, तो GST काउंसिल की मीटिंग हुई, वहां पे रखा गया कि it should be exempt for registration if they are providing interstate supply of services। So एक नोटिफिकेशन 10/2017 आई जिसके अंदर उन्होंने exempt कर दिया persons who are making interstate supply of taxable services having turnover below 20 lakh। अगर लिमिट से आप कम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको इंटरस्टेट सप्लाई सर्विसेज के लिए एग्जम्पशन प्रोवाइड कर दी थी। तो इस केस में क्या है कि आपको रजिस्ट्रेशन लेनी मैंडेटरी है, लेकिन आपकी लोकेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या मानी जाएगी।
तो लोकेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज की हम डेफिनेशन 272 सब क्लॉज 71 से हम लेते हैं कि हु फ्रॉम वेयर यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, फ्रॉम वेयर यू आर, फ्रॉम विच प्लेस यू हैव टू गेट रजिस्ट्रेशन। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस कहता है इट मीन्स वेयर अ सप्लाई इज मेड फ्रॉम अ प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर विच द रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड, द लोकेशन ऑफ सच प्लेस ऑफ बिजनेस। अगर आपकी रजिस्ट्रेशन प्लेस है, आपने जिस प्लेस का रजिस्ट्रेशन ले लिया तो वो आपकी प्लेस ऑफ बिजनेस मानी जाएगी। दूसरा, अगर आपकी अदर देन प्लेस ऑफ बिजनेस है, अगर आपने कोई बिजनेस की रजिस्ट्रेशन नहीं ली, उसके अलावा कोई प्लेस है, तो अगर वो फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट है तो लोकेशन ऑफ सच फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट माना जाएगा। उसके बाद है कि if there is made from where a supply is made from more than one establishment, whether the place of business or fixed establishment, the location of such establishment most directly concerned is an important point. And in any other place, if there is no conditions follow ABC, then the usual place of residence of the supplier. तो एक हम एग्जांपल लेते हैं कि मैं चंडीगढ़ रहता हूँ, मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट मिला मुझे गुजरात से, अहमदाबाद से मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला, मेरे को वहां कोई कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फैक्ट्री करना है या कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग करना है, तो क्या मैं अपनी प्लेस ऑफ बिजनेस मेरा चंडीगढ़ है, मैं चंडीगढ़ में रजिस्टर्ड हूँ, तो क्या मुझे गुजरात में जाके रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? ऐसी रियल एस्टेट में है कि क्या आप अगर दूसरी जगह जाके कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो आपको क्या वहां पे जाके रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? तो अब 31 स्टेट्स हैं, तो अब 31 स्टेट्स में मैं सर्विस प्रोवाइड करूंगा। इज इट पॉसिबल टू टेक रजिस्ट्रेशन ऑफ 31 स्टेट्स एंड डू ऑल द कंप्लायंसेस फॉर 31 स्टेट्स? नो। तो इसके लिए बहुत दिक्कत है 31 स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन लेना, उनकी कंप्लायंसेस करना, तो इट इज नॉट पॉसिबल। We can argue that we are providing a service from our place of business. So I am located in Chandigarh, मेरा चंडीगढ़ ऑफिस है, मैं वहां पे एम्प्लॉइज भेजता हूँ, मैं जो करता हूँ, I am controlling them from Chandigarh. So I can argue that the place of business is Chandigarh, not the place of business where I am doing construction or anything else. I am providing services in Gujarat or Ahmedabad, but I am not there to take registration. It is not mandatory for me to take registration at Gujarat. तो फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट क्या है? एक फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट ऊपर हमने डिस्कस किया कि फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट क्या है। इट मींस अ प्लेस अदर देन रजिस्टर्ड प्लेस व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ सफिशिएंट डिग्री ऑफ परमानेंस एंड सुटेबल स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ, मैंने वहां पे अपने एम्प्लॉइज भेजे, मैंने उनका वहां पे एक परमानेंस बनाया ताकि वहां पे मेरे को अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी पड़े, लेकिन मैं सारा कंट्रोलिंग पावर मेरा चंडीगढ़ है, तो मैं चंडीगढ़ से सर्विस करूंगा। वहां पे रह रहे हैं, वहां पे मैंडेटरी है, जरूरत है वहां पे सर्विस देने के लिए कि उनको एक छोटा सा घर बना दें या टेम्परेरी स्ट्रक्चर खड़ा कर दें ताकि वहां पे एम्प्लॉइज लेबर जो है वो वहां पे रह सके, मटेरियल आ रहा है मटेरियल वहां पे रख सके। तो इट इज नॉट दैट कि वहां पे अगर वहां पे मेरी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मेरे को वहां पे रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाएगा। इसके लिए एक एडवांस रूलिंग आई थी कर्नाटका अथॉरिटी की, Messrs T&D Electrical dated 31st March 2020. The contractor Messrs Shri Cement Limited, registered in the state of Rajasthan, got a contract to complete the same in the state of Karnataka. The question was regarding the registration of Messrs Shri Cement Limited in the state of Karnataka. However, the advance ruling authority decided that the person is supplying services from the state of Rajasthan from the place of registration, hence no requirement of registration in any other state. तो हम इस एडवांस रूलिंग अथॉरिटी की ये है कि इन्होंने कहा कि उसको वहां से वो सप्लाई राजस्थान से कर रहा है तो उसको कर्नाटका में कोई रजिस्ट्रेशन लेने के लिए मैंडेटरी नहीं है। पहले कई अथॉरिटी की रूलिंग्स आई हैं कि वहां पे उनका प्लेस ऑफ बिजनेस है, वहां से वो सप्लाई कर रहे हैं, that is a place of business, so they have to take registration, but from our view it is not mandatory to take registration there. Now in a real estate agreement, in a joint venture, in a joint development agreement, what we can say, who is liable to take registration? Schedule 3 para 5 कहता है कि sale of land and sale of building subject to clause B in schedule 2 para 5, they are neither goods nor services. Hence, if the person is exclusively dealing in the above said sale of land and sale of building, then he is not liable to get registration because ये supply नहीं है,
these are not a supply of good nor a supply of service, तो उनको registration लेना mandatory नहीं है। पर शेड्यूल 2 में वो कहता है कि अगर बिफोर कंस्ट्रक्शन आपने सेल कर दिया देन इट विल बी अ सप्लाई ऑफ सर्विस, तब आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाएगा। लेकिन तब भी अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई करोगे बिकॉज इट इज अ सर्विस देन आल्सो a threshold limit of 20 lakhs will be applicable and you are not liable to take registration till a supply of aggregate turnover of 20 lakhs rupees। लेकिन क्या होता है रियल एस्टेट सेक्टर में लैंड ओनर और डेवलपर एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि आप ये सर्विसेज प्रोवाइड करें, आप लैंड ओनर के राइट्स दें, टीडीआर की सर्विस प्रोवाइड करें, मैं आपको कंस्ट्रक्शन सर्विस प्रोवाइड करूंगा। तो इस केस में क्या है, लैंड ओनर स्टार्टिंग से ही अपनी एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और उधर से बिल्डर जो है अपनी कंस्ट्रक्शन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। दे बोथ आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू ईच अदर। Here there is no service for sale of land or sale of building. Here is a services for TDR and for construction service. तो इस केस में दोनों को रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाता। बिफोर 31 मार्च 2019 both the parties were liable to take registration under the GST Act and both were liable to pay taxes on according to their liability. Also the landowner, if he sold the flats or apartment before construction, then also he was liable to pay GST. But after 1st April 2019, the government brought amendments and transferred the whole tax liability on the hands of the promoter developer, and they kept landowner out of the GST ambit from taking registration. But in this case also, if a landowner is supplying services of construction service of if he sell a building before CC, then he will be liable to take registration and pay GST on the sale of flat. तो भैया प्रांशु भैया, मैं ये कह सकता हूँ कि जो रजिस्ट्रेशन का कम्बरसम प्रोसेस था पहले, जो कि लैंड ओनर पे भी आ जाता था या हमें कॉम्प्लिकेटेड रहता था, आज की डेट में गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू सिंक्रोनाइज इट, सिंप्लीफाई इट and make it in a best possible channelized manner। Yes. कि इससे ये कह सकते हैं कि liability सिर्फ एक exceptional circumstance में for the registration purpose lies on the landowner। Yes. However, in every other cases it lies with the promoter developer। पहले क्या होता था भैया कि प्रोमोटर के ऊपर लायबिलिटी लैंड ओनर के ऊपर आ जाती थी, उनके फिर लैंड ओनर टैक्स पे करता था, प्रोमोटर के फंड्स शॉर्टेज पड़ जाते थे, उनको फंड्स भी शॉर्टेज हो जाती थी। तो गवर्नमेंट को लगा कि लैंड ओनर को एग्रीमेंट कर लेते थे कि सारा टैक्स जो है वो प्रोमोटर पे करेगा, अपने ऊपर लायबिलिटी पहले भी नहीं रखते थे वो। तो उन्होंने कहा कि ये सिंपल एक्ट में अमेंडमेंट कर देते हैं, तो उन्होंने सारी लायबिलिटी प्रोमोटर पे शिफ्ट कर दी। तो इससे अब हमारा प्रोसेस और सिंप्लीफाई हो गया और रैदर मैं ये कहूंगा कि लैंड ओनर निश्चिंत होके चैन से सो सकता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवरी टाइप ऑफ मॉडल्स दैट यू आर डिस्कसिंग। अब हमें सिर्फ एक ही केस है कि भैया अगर मैंने पहले कुछ बेच दिया कंप्लीशन से पहले, तो रजिस्ट्रेशन, इनपुट टैक्स क्रेडिट या लायबिलिटीज की बातें आ सकती हैं, जो कि आई बिलीव आप डिटेल में डिस्कस करोगे अभी। बट यस, ऑन दी ओपन ग्राउंड्स मैं ये कह सकता हूँ कि सिर्फ एक ही केस ऐसा बचा जहाँ पे रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट लाइज ऑन दी लैंड ओनर। यस प्रांशु भैया। Now Shiva Bhaiya will take up on further on the development agreement. Yes प्रांशु भैया, आई एम बैक अगेन। तो हमने समझा कि डेवलपमेंट एग्रीमेंट का क्या मीनिंग है। डेवलपमेंट एग्रीमेंट हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, बट अगेन वी सी द डेफिनेशन कि एक बेसिक एग्रीमेंट जो लैंड ओनर और रियल एस्टेट डेवलपर के बीच में है टू बिल्ड अ न्यू प्रोजेक्ट ऑन द लैंड ऑफ द ओनर। So the land is owned by the landowner. Owner of the land क्या करेगा, वो land provide करेगा बिल्डर को, प्रमोटर को बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए। और ये तीन मॉडल्स के कंसिडरेशन के बदले में ये एग्रीमेंट होता है। इट कुड बी ऑन द बेसिस ऑफ एरिया शेयरिंग और रेवेन्यू शेयरिंग और मिक्स शेयरिंग। तो मैंने ये 2 बार डिस्कस कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी एग्रीमेंट। तो स्ट्रेट अवे मैं इसकी टैक्सेबिलिटी के बारे में आज बात करूंगा आपसे कि इन पर्टिकुलर एग्रीमेंट में जीएसटी का इम्पैक्ट कहाँ आएगा, किस पे आएगा, किस वैल्यू पे आएगा। तो भैया मैं एक चीज पूछना चाहूंगा शिवा भैया, इतना रिसर्च आप लोगों ने करा कैसे? मतलब क्या इसके पीछे भी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी? मैं 1 मिनट बीच में ब्रेक किया इसलिए मैंने कहा भैया आप थोड़ा सा आप दोनों गाइड करो कि पढ़ना कैसे है,
इतना इंस्पिरेशन, क्योंकि व्यूअर्स में मेरे पास बहुत लोगों के मैसेज इस बारे पे भी आए कि कैसे भैया पढ़ाई करनी है जैसे इन लोगों ने करी इतनी डीप रिसर्च के लिए। क्या मतलब आपका सोर्स रहा, कैसे आपने सोचा कि थॉट प्रोसेस रहा, कैसे आप दोनों ने मेल जोल किया, सिंक्रोनाइज किया और उसके बाद हमारे सामने ये ताजमहल आप लोगों ने प्रस्तुत किया? Navya, we always, everyone works for a vision that what he can contribute towards his vision. Our vision is GST, and to simplify it in any way out, what we can do. And when we do it on individual basis, we have limited knowledge, limited networking, limited scope, everything limited. बट जब नवव्या आप जिस तरीके के रिसर्च ग्रुप्स बनाते हैं उसमें हम ऑल इंडिया पैन इंडिया लेवल के लर्नेड प्रोफेशनल से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से, एडवोकेट से बात कर पाते हैं, तो आवर विजन इज एक्सटेंडेड एंड हमें एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि हम उस विजन की तरफ चलें, और इवन चले नहीं, हम दौड़े। तो भैया बस इसी वे से मुझे प्रांशु भैया का साथ मिला चंडीगढ़ से, जो कि सेम माइंडसेट से रियल एस्टेट सेक्टर पे कुछ करना चाहते थे, एंड वी both sat on a same bus and we started the journey, and you are seeing we are continuing with the journey. शिवा भैया मेरी दुआ है और सारे व्यूअर्स आप सबसे मिलके एक ही दुआ कर रहे हैं, सब के सब, कि जिन लोगों ने हमें रियल एस्टेट की राह और ये मार्ग दिखाया है उनके पास रियल एस्टेट की खुद की कमी ना हो कभी। तो इस दुआ के साथ आप आगे बढ़ें भैया। अब थैंक यू सो मच। तो हम डिस्कस करेंगे कि एरिया शेयरिंग डेवलपमेंट एग्रीमेंट में देखिए क्या होता है। फर्स्ट वी अंडरस्टैंड द ट्रांजैक्शन फर्स्ट। अगेन रिकैप्चुलेट कर रहा हूँ, देयर हैज टू बी कम लॉट ऑफ थिंग्स। देखिए सबसे पहले ट्रांजैक्शन क्या हो रही है, हम वन बाय वन एक लेग को लेके चलेंगे। फर्स्ट लेग ऑफ ट्रांजैक्शन इज लैंड ओनर से डेवलपर के पास डेवलपमेंट राइट्स ट्रांसफर हो रहे हैं, जिससे कि वो डेवलपर डेवलपमेंट कर पाएगा। तो फर्स्ट लेग इज लैंड ओनर टू डेवलपर। द ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट बाय द लैंड ओनर टू डेवलपर इज ट्रीटेड एज सप्लाई। इसको सप्लाई माना जाता है, इन विच डेवलपमेंट राइट्स आर ट्रांसफर्ड इन रिटर्न फॉर अ कंसिडरेशन। तो उस कंसिडरेशन में क्या मिलेगा, लैंड ओनर को क्या मिला, डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर करके। इन कंसिडरेशन इज गेटिंग कंस्ट्रक्शन सर्विसेज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग और सिविल स्ट्रक्चर। तो नोटिफिकेशन 1/4/2019 से पहले था 04/2018, जो बोलता था कि जो भी रजिस्टर्ड पर्सन जो डेवलपमेंट राइट्स को ट्रांसफर कर रहा है टू अ डेवलपर, बिल्डर और कंस्ट्रक्शन कंपनी और एनी अदर रजिस्टर्ड पर्सन अगेंस्ट कंसिडरेशन, that registered person in whose case liability to pay central tax on the supply of said service shall arise। तो किसके ऊपर बात कर रहा है नोटिफिकेशन, कि रजिस्टर्ड पर्सन जो सप्लाई करता है डेवलपमेंट राइट। तो कौन करता है डेवलपमेंट राइट को ट्रांसफर, दैट इज लैंड ओनर। तो नोटिफिकेशन 04/2018 बात करता है लाइबिलिटी पे करने की बाय द लैंड ओनर, और वो कब करेगा, यू कैन सी on the top of the next page, at the time when the said developer or builder or any other registered person, as the case may be, transfers possession or the rights in the constructed complex building or civil structure to the person supplying the development rights by entering into conveyance deed or similar instrument। तो पहली बात हमें यहाँ पे क्लियर हुई कि जब लैंड ओनर डेवलपर को डेवलपमेंट राइट्स ट्रांसफर करता है उस टाइम पे लाइबिलिटी टैक्स पे करने की लैंड ओनर पे आती है। और कब आती है, वो आती है एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर पोजीशन ऑफ द राइट इन दैट पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टेड कॉम्प्लेक्स ऑफ बिल्डिंग। तो आप इससे क्या इंफरेंस निकाल सकते हैं फर्स्ट लेग से। सिर्फ अभी हम वन लेग को देखेंगे, देन वी विल कम ऑन द सेकेंड लेग। तो उससे क्या इंफरेंसेस हम निकाल सकते हैं कि पहली बात, लैंड ओनर को अगर लाइबिलिटी पे करनी है जीएसटी की, तो he must be a registered person. What is the supply in the transaction, development rights of course. What is the value of the supply, तो उसको बदले में क्या मिलेगा लैंड ओनर को, पैसा तो मिल नहीं रहा। आई एम टॉकिंग इन केस ऑफ एरिया शेयरिंग, तो उसको क्या मिल रहा है, उसको बने बनाए कुछ एक फ्लैट्स मिल रहे हैं। तो दैट वैल्यू ऑफ द कंस्ट्रक्शन सर्विस, कि अगर वो फ्लैट्स बाहर से बनवाता तो ऑफ कोर्स वो अमाउंट पे करता। तो इट इज काइंड ऑफ बार्टर एक्सचेंज दैट इज हैपनिंग हियर।
तो ये वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन सर्विस की जो वैल्यू होगी। और किस टाइम पे करना है, जो टाइम ऑफ सप्लाई हमें बताती है कि व्हेन द डेवलपर ट्रांसफर पोजीशन और द राइट। ऑल्दो हम नेक्स्ट सेशन में बड़े डिटेल में वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, आईटीसी, इन प्रोविजंस के बारे में डिस्कस करेंगे, बट आज मैं आपके लिए एक ओपन लूप एक क्वेश्चन रख रहा हूँ, एक एग्जांपल रख रहा हूँ, जिससे आपको एटलीस्ट ट्रांजैक्शन क्लियर हो कि पूरे मॉडल में कहाँ किस किस की लायबिलिटी राइज होती है, ताकि ये इंटरेस्ट कंटिन्यू रहे नेक्स्ट सेशन में भी। तो नेक्स्ट लैग जो आती है वो डेवलपर से लैंड ओनर को आती है। लैंड ओनर ने अपनी लैंड दे दी, डेवलपर जो है कुछ कंस्ट्रक्शन सर्विसेज देता है अब लैंड ओनर को। तो डेवलपर हैंड्स ओवर द ओनरशिप राइट्स और सर्टेन परसेंटेज लाइक सुपरस्ट्रक्चर फॉर्म। तो वो डेवलप्ड एरिया बना करके देता है, कॉम्प्लेक्स बना के देता है, बिल्डिंग बना के देता है, कोई सिविल स्ट्रक्चर बना के देता है, या फ्लैट्स बना के देता है, किसको, लैंड ओनर को। तो अगेन आप देखिए नोटिफिकेशन 04/2018 को ही हम रेफर करेंगे, तो उन केस वो नोटिफिकेशन क्या कहती है। तो मैं स्ट्रेट अवे कंक्लूजन पार्ट पे आ जाता हूँ कि इस पर्टिकुलर सेकेंड लैग में कंक्लूजन क्या आएगा। डेवलपर must be a registered person to take the liability to pay GST in form of construction service. Second, सप्लाई के इस ट्रांजेक्शन में जो कंस्ट्रक्शन सर्विस बना के दे रहा है डेवलपर लैंड ओनर को, वो सप्लाई मानी जाएगी। सर इसमें वैल्यू क्या रहेगी? वैल्यू जो ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स ट्रांसफर हुए थे, लैंड ओनर ने जो किए थे, वो वैल्यू मानी जाएगी। लैंड ओनर के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई कंस्ट्रक्शन सर्विस है। फॉर अ प्रमोटर डेवलपर वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है? वो जो डेवलपमेंट राइट्स मिले उसे। तो इट्स अ बार्टर एक्सचेंज, दोनों को ही बेनिफिट हो रहा है इससे, तभी तो वो दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट में आए। और टाइम ऑफ सप्लाई इसमें भी सेम है, व्हेन द डेवलपर ट्रांसफर्स और पोजीशन और द राइट। अच्छा, अब फ्लैट्स बन गए, लेट्स से 100 फ्लैट्स थे, 30 flats with the landowner and 70 flats with the landowner and 30 with the promoter. अब वो क्या करते हैं, वो फर्दर फ्लैट्स को सेल कर देते हैं। ऐसा हो सकता है वो अपने पास रिटेन भी करें, हो सकता है वो अभी उनके नाम भी क्यों, हो सकता है वो थर्ड पार्टी को सेल भी कर दे। तो हमने अभी माना है कि वो थर्ड पार्टी को लेट से सेल कर देते हैं। तो जब वो थर्ड पार्टी को सेल करते हैं तो आप देखिए कौन सी एंट्री हिट करेगी। नाउ व्यूअर्स आप इतने मेच्योर हो चुके हैं कि आप ट्रांजैक्शंस को इंटरलिंक कर पाए। तो आपको देखना है कि अगर तो वो फ्लैट्स बुक हो गए थे बिफोर द कंप्लीशन और सीसी और ओसी, तो ऑफ कोर्स लायबिलिटी शैल अराइज शेड्यूल 2 में आप कवर हो जाओगे। अगर कुछ अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन रिसीव हो गया था बिफोर सीसी और ओसी, बट यस अगर एंटायर कंसिडरेशन बुक होने के बाद वो सेल कर रहे हैं, तो नॉर्मली जैसा होता है कि कोई भी लायबिलिटी राइज नहीं होगी, इट विल बी कवर्ड अंडर शेड्यूल 3। तो ये आपको ध्यान रखना, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूँ सो दैट आप इंटरलिंक कर पाए। अगर आपने पूरी सीरीज 1 देखी थी तो आपको बिल्कुल लिंक हो जाएगा, जहाँ पे हमने पूरे डिटेल में डिस्कस किया था कि कब कंसिडरेशन पूरी रिसीव हो जाए, कब अगर सीसीओसी से पहले रिसीव होती है तो क्या होगा। तो वही इम्पैक्ट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। भैया आप स्पीड में नहीं चल रहे शिवा भैया, आप बिल्कुल ऐसे चल रहे हैं जैसे, सर मैं शिवा भैया एक बताऊं, एक मधुर संगीत जैसा लग रहा है कि बस सुनते जाओ और सुनते जाओ और अब्जॉर्ब करते जाओ, बस ऐसा लग रहा है। ये मैं फॉर श्योर कह सकता हूँ, जो व्यूअर देखेंगे भी उनके बिहाफ पे भी। तो व्यूअर्स के लिए अब हम एक एग्जांपल लेके आए हैं इसी मधुर संगीत में कुछ एक और इसको लयमय बनाने के लिए एक एग्जांपल के साथ हम स्टार्ट करेंगे। हो सकता है ऐसा कि आज ये एग्जांपल पूरा कंप्लीट ना हो और कुछ पार्ट जो आज हमने डिस्कस किया है उसको हम कवर कर पाए, बट बी एश्योर्ड, बी विद मी कि यू विल अंडरस्टैंड इट क्लियरली एंड इन क्रिस्टल क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। तो मैं एक एग्जांपल को स्टार्ट करता हूँ। प्री अमेंडमेंट का मैंने आपसे डिस्कस कर लिया पूरा कि लैंड ओनर की क्या लायबिलिटी है, प्रमोटर की क्या लायबिलिटी है, कहाँ इम्प्लीकेशन आ रही है, वैल्यू सप्लाई क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई क्या है। वो सारी चीजें 1/4/19 के बाद जो नोटिफिकेशंस आई उनसे आउटराइटली थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, क्योंकि अमेंडमेंट के बाद हमने डिस्कस किया था कि रियल एस्टेट सेक्टर में एक अलग ही बूस्ट आया। तो देखते हैं कि क्या वो बूस्ट आया और एग्जाम्पल से ही समझेंगे हम नोटिफिकेशंस को।
तो हम देखते हैं कि टोटल जो हमारा प्रोजेक्ट था उसमें फ्लैट जो बने वो 100 फ्लैट्स बने। कैसे 100 फ्लैट्स बने, वो सारी जो बेसिक कंसिडरेशन है वो मैंने फुलफिल कर दी होगी। लैंड ओनर ने अपनी लैंड ट्रांसफर कर दी, प्रमोटर ने कंस्ट्रक्शन बना दी, तो प्रमोटर ने 100 फ्लैट्स बनाए, तो हमने इसको एज अ प्रोजेक्ट लिया है। जेडीए में 100 फ्लैट्स बने, 30 फ्लैट्स प्रमोटर के पास रह गए, 70 फ्लैट्स आर विद द लैंड ओनर। अब देखिए 70 फ्लैट्स लैंड ओनर कुछ भी कर सकता है, वो अपने पास ओन यूज भी कर सकता है, वो बिफोर कंप्लीशन सेल भी कर सकता है, और वो आफ्टर कंप्लीशन सेल भी कर सकता है। हमने इस एग्जांपल में हर वो चीज कवर करने की कोशिश की है जो नोटिफिकेशन 03/2019 से लेके 16/2019 में डिफरेंट नोटिफिकेशंस में जो चीजें कही है, हम जब इस एग्जांपल से आपको रिलेट करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी और नोटिफिकेशंस आपको लगेगा अच्छा ये था क्या नोटिफिकेशन में। तो इट विल बी वेरी लाइट वेटेड नोटिफिकेशन, नथिंग टू गो विद द हैवी स्टफ, नथिंग लाइक दैट, बिल्कुल इजी नोटिफिकेशंस है। तो मैं सिर्फ अभी आपको जितना आपको आज के सीरीज में कवर करना है वो सिर्फ इतना करना है कि 70 लैंड ओनर के पास फ्लैट्स है और 30 प्रमोटर के पास है। ओनली दिस थिंग यू बियर इन माइंड। जो फर्दर उनका 30-20-20 या प्रमोटर ने क्या किया उन फ्लैट्स का, उनका हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सीरीज में, सीरीज 3, जिसमें हम वैल्यूएशन, टाइम ऑफ सप्लाई और इन सब बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने इसमें एग्जांपल में जो रेट लिया है वो एज्यूम किया है 5%, तो डिपेंडिंग अपॉन 1% अफोर्डेबल, 5% नॉन अफोर्डेबल, हमने इसको नॉन अफोर्डेबल माना है, जस्ट टू अंडरस्टैंड द एग्जांपल वेरी क्लियरली। डेट ऑफ ट्रांसफर क्या मानी है डेवलपमेंट राइट की, 5 जुलाई 2020, और ये कौन सा दिन है जब लैंड ओनर ने डेवलपमेंट राइट को ट्रांसफर किया था, और लैंड ओनर प्रमोटर ने कब बना करके दिया, वो डेट मानी जाएगी डेट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन, जस्ट आफ्टर 1 ईयर। हमने माना कि 1 साल बाद पूरा फ्लैट्स बन के तैयार हो गए, और दैट डेट इज 5 जुलाई 2021। सर इन दोनों की मार्केट वैल्यू क्या थी? सर आप मार्केट वैल्यू क्यों ले रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आगे नोटिफिकेशन में नोटिफिकेशन कहेगी कि इस डेट की मार्केट वैल्यू लो। तो ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट जिस दिन ट्रांसफर हुआ था 5 जुलाई की मार्केट वैल्यू पर फ्लैट है 20 लाख, और 5 जुलाई 2021 की मार्केट वैल्यू है 60 लाख। हमने जस्ट हाइपोथेटिकल एक एग्जांपल लिया है जस्ट टू रियली अंडरस्टैंड। तो अब देखते हैं कि इनके बीच में क्या क्या ट्रांजेक्शन्स कैप्चर हो रही है। तो इस डायग्राम से पहले मैं आपके साथ चलना चाहूंगा कि किसकी क्या क्या लायबिलिटी अराइज हो रही है। तो देखिए सबसे पहले लैग, जिसमें कि डेवलपमेंट राइट्स ट्रांसफर हो रहे हैं, वो कहता है नोटिफिकेशन 04/2019 डेटेड 29 मार्च 2019 का पार्ट 1 ये कहता है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई of service by way of transfer of development right by a person to a promoter against consideration in form of commercial apartment or residential apartment shall be deemed to be equal to the value of similar apartment charged by the promoter from the independent buyers nearest to the date on which such development rights is transferred to the promoter। तो आप देख सकते हैं ये किस वैल्यू की बात कर रहा है। जब ये डेवलपमेंट राइट्स के ट्रांसफर की बात कर रहा है तो ये उस डेट की वैल्यू की बात कर रहा है कि आप वैल्यू लीजिए किस डेट की, इक्विवेलेंट टू द डेट जब फेयर मार्केट वैल्यू थी जिस दिन डेवलपमेंट राइट्स ट्रांसफर किए गए थे। तो अगेन गोइंग टू द एग्जांपल, हमारे केस में फटाफट से व्यूअर्स बताइए कि किस दिन ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट्स ट्रांसफर किए गए थे। As you can see 5 जुलाई 2020, yes very much right, और उस दिन क्या वैल्यू थी हमारी 20 लाख। वेरी नाइस, आपने बिल्कुल ठीक जाना, 20 लाख की वैल्यू थी, तो हमें वो वैल्यू कंसीडर करनी है। तो जस्ट बियर इन माइंड दिस थिंग कि वैल्यू विल बी टेकन नियरेस्ट टू द डेट ऑन विच राइट्स वर ट्रांसफर्ड, डेवलपमेंट राइट्स वर ट्रांसफर्ड टू द प्रमोटर बाय द लैंड ओनर। तो कंस्ट्रक्शन सर्विस, अब तो ये हो गया डेवलपमेंट राइट्स की वैल्यू।
फिर हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन सर्विस की क्या वैल्यू होगी। एज पर नोटिफिकेशन 03/2019 पैरा 2 में कहता है वैल्यू ऑफ द कंस्ट्रक्शन सर्विस शैल बी डीम्ड टू बी इक्वल टू द टोटल अमाउंट चार्ज फॉर द सिमिलर अपार्टमेंट इन द प्रोजेक्ट अदर देन this nearest to the date on which development rights were transferred less the value of transfer of land if any। तो इसमें भी यही बात कहता है कि जो जिस डेट को डेवलपमेंट राइट्स ट्रांसफर किए गए थे उस डेट पे क्या फेयर मार्केट वैल्यू थी वो वैल्यू आप ले लीजिए, लेस द वैल्यू ऑफ ट्रांसफर ऑफ लैंड, कि अगर लैंड की वैल्यू भी उसमें इंक्लूड है, ऑफकोर्स हम मान के चल रहे हैं फेयर मार्केट वैल्यू जो 20 लाख है उसमें लैंड की वैल्यू इंक्लूड है। तो आपने लास्ट सीरीज में देखा था कि 1/3 जीएसटी ने एक कंपल्सरी डिडक्शन दी है, 1/3 डिडक्शन, कि अगर वैल्यू ऑफ लैंड एडेड है तो 1/3 आप वैल्यू में से लेस कर सकते हैं। कंक्लूडिंग दैट बोथ ऑफ द सर्विस आर बार्टर एक्सचेंज, हेंस वैल्यू ऑफ बोथ ऑफ सर्विस विल बी सेम। तो आइए वैल्यूएशन करते हैं। तो देखिए 70 फ्लैट्स 30 का टीडीआर ट्रांसफर हुआ और 70 फ्लैट्स की कंस्ट्रक्शन सर्विसेज लैंड ओनर को मिल गई। लैंड ओनर को क्या मिला? 70 फ्लैट्स की कंस्ट्रक्शन, और प्रमोटर को क्या मिला? 30 फ्लैट्स के लैंड के राइट्स। वो दोनों के वैल्यू तो एक ही होगी ना, जब बार्टर एक्सचेंज है ये, तो वैल्यू क्या होगी? 70 फ्लैट्स ऑफ द लैंड ओनर इनटू, अब देखिए 70 फ्लैट्स हैं और हमने जो डेट लेनी है, फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है, वो लेनी है ऑन द डेट ऑफ जब डेवलपमेंट राइट्स ट्रांसफर किए गए थे। उस टाइम पे उस डेट पे जो वैल्यू थी वो थी 20 लाख रुपए, और 1/3 डिडक्शन, क्योंकि लैंड की वैल्यू हम इंक्लूड करके चल रहे हैं तो हम 2/3 अगर इसका कर दे तो वैल्यू कम्स 933 लाख। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द सर्विस ऑन विच हम देखते हैं कि किसको लायबिलिटी, किसकी लायबिलिटी है, किसको टैक्स पे करना है। तो आप देखिए जीएसटी में इस पोस्ट 1/4/2019 जो लायबिलिटी आई वो आई जीएसटी टू बी पेड बाय द प्रमोटर। सर हमें एक बार नोटिफिकेशन दिखा दीजिए, हमें थोड़ा सा क्लैरिटी और आ जाएगी। तो मैं नोटिफिकेशन एक बार ओपन कर दे रहा हूं ताकि आपको लगे कि हम जो भी स्टडी कर रहे हैं बिल्कुल लीगली नोटिफिकेशंस में से स्टडी कर रहे हैं। तो मैं आपके लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन ओपन कर दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन है 04/2019 डेटेड 29 मार्च 2019। तो आप इस नोटिफिकेशन में देखिए, मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ नोटिफिकेशन में। तो देखिए नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, आप यहाँ पे पढ़िए, वैल्यू क्या होगी? नियरेस्ट टू द डेट ऑन विच सच डेवलपमेंट राइट्स इज ट्रांसफर टू द प्रमोटर। तो यही हमने अपनी वर्ड फाइल में लिखा है। तो हमारे केस में जो 5 जुलाई 2020 एग्जाम्पल है, बिल्कुल आपके डीएनए में चला जाना चाहिए। और उसका क्या रेट था? उसका रेट था जी 20 lakhs। तो एवरीथिंग हैज बीन टेकन फ्रॉम द नोटिफिकेशन, रेस्ट अश्योर्ड। आई एम गोइंग अगेन टू द माय एग्जांपल जिसमें मैं डिस्कस कर रहा था कि लायबिलिटी किसकी आएगी। तो नोटिफिकेशन 05 में ये लिखा हुआ है, ये एग्जैक्ट वही वर्डिंग लिखी गई है कि जीएसटी टू बी पेड बाय द प्रमोटर, हेंस liability to pay taxes on the TDR was shifted from landowner to the promoter from 1st April onwards as per the above notification। 04 नोटिफिकेशन ने वैल्यू बताई, 05 नोटिफिकेशन ने हमें ये बताया कि टैक्स पे कौन करेगा। हमें पता लगा कि प्रमोटर पे करेगा सेपरेट। तो एज पर द अबव नोटिफिकेशन कौन पे करेगा? प्रमोटर पे करेगा। अब व्यूअर्स के लिए क्वेश्चन है, 1/4/19 से पहले क्या था? 1/4/19 से पहले लैंड ओनर ही डेवलपमेंट राइट्स पे कर रहा था। तो उस डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए, क्योंकि प्रमोटर क्या होता था, ऑलरेडी रजिस्टर्ड होते थे, हैंस द गवर्नमेंट ने क्या कहा कि लैंड ओनर को अलग से क्यों रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्यों ना प्रमोटर के ऊपर ही हम लायबिलिटी डाल दें। तो इसलिए प्रमोटर के ऊपर उन्होंने लायबिलिटी डाल दी। तो आप देख सकते हैं कि एज पर आवर एग्जाम्पल जो ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट थे उसमें 30 फ्लैट्स जो प्रमोटर के पास रख दिए गए, हम उसकी लायबिलिटी के ऊपर बात करेंगे। अभी हम बात करें 70 फ्लैट्स की, जिसमें दैट आर गिवन टू लैंड ओनर एंड द टैक्स विल बी पेड
on the construction service in forward charge mechanism by the promoter. तो देखिए इसको इस तरीके से समझेगा, जो गवर्नमेंट है उसने पूरे 100 फ्लैट्स पे आपसे टैक्स लेना है। 70 फ्लैट्स की जो कंस्ट्रक्शन सर्विस प्रमोटर ने लैंड ओनर को दी, आप सिर्फ उसको फोकस कीजिए। तो उसकी वैल्यू हमने निकाली 933 लाख। इज इट राइट? यस सर, बिल्कुल राइट, हमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। अब बात आती है टाइम ऑफ सप्लाई। जी, उन 70 फ्लैट पे जो कंस्ट्रक्शन सर्विस है उसको हमें कब पे करना है? अभी मैं सिर्फ आपको बोल्ड पार्ट दिखा रहा हूँ, आप बाकी कोई भी पार्ट मत देखिए, वो हम नेक्स्ट सीरीज में कवर करेंगे। मैंने आपको एग्जांपल के स्टार्टिंग में कहा था सिर्फ 70 और 30 पे आपको फोकस करना है। तो ये कहते हैं कि टाइम ऑफ सप्लाई जो होगा ऑन द डेट ऑफ कंप्लीशन और फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर। तो आपकी टाइम ऑफ सप्लाई कब होगी? सीसी या ओसी जब भी आया तब आपको टैक्स पे करना है। किसको टैक्स पे करना है? लैंड ओनर को टैक्स, सॉरी प्रमोटर को टैक्स पे करना है। प्रमोटर को टैक्स पे करना है ऑन द कंस्ट्रक्शन सर्विस ऑन द फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। तो आइए फाइनली हम देखते हैं कि टैक्स लायबिलिटी उसकी कितनी आती है। टैक्स लायबिलिटी ऑन द 70 फ्लैट्स ऑफ द लैंड ओनर विल बी ऑन द प्रमोटर ऑन फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एज कंस्ट्रक्शन सर्विसेज एंड दीज फ्लैट्स will deem to be booked as on the date of completion. Hence GST liability आप देख सकते हैं, हमने 70 फ्लैट्स इंटू 20 लाख इंटू 2/3 करके वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी 933 लाख। टाइम ऑफ सप्लाई ने बताया कि हमें ये सीसीओ उसी के टाइम पे पे करनी होगी, और इस पर जो है रेट क्या लगेगा, रेट आप सब लिंक कर सकते हैं, हमने पहले डिस्कस किए थे 1% और 5% एज द केस में भी। हमारे एग्जाम्पल में हमने पहले आपसे डिस्कस कर लिया है कि हम इसको नॉन अफोर्डेबल मान रहे हैं, और 5% अगर 933 लाख पे आप चार्ज करेंगे तो जीएसटी लायबिलिटी फाइनली 46.67 लाख की आ गई। और जो 30 फ्लैट्स की लायबिलिटी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सीरीज में कि प्रमोटर के ऊपर 30 फ्लैट्स की क्या लायबिलिटी होगी, वो हम नेक्स्ट सीरीज में डिस्कस करेंगे। पर मेरे को आज सीरीज में आपको ऐसा लगता है कि इन 70 फ्लैट्स की कंस्ट्रक्शन सर्विस के लिए अगर आपसे कुछ भी पूछा जाए तो आपको बड़ा क्लियर होगा। एक बार क्विक क्रक्स दे देता हूँ, सिर्फ 30 सेकंड्स लूंगा आपके। जीएसटी लायबिलिटी 70 कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स की किसके ऊपर अराइज हो रही है? लैंड ओनर के ऊपर या प्रमोटर के ऊपर? आप सबको कमेंट बॉक्स में लिखना है, जैसे कि ये लाइव सेशन हो रहा है आपका। यस राइट, इट इज ऑन द प्रमोटर। सर वैल्यू क्या लेंगे? वैल्यू लेंगे नियरेस्ट टू द डेट व्हेन द डेवलपमेंट राइट्स फॉर ट्रांसफर्ड, वो वैल्यू ली जाएगी। सर टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? सीसी और ओसी विच एवर इज अर्लियर। सर रेट क्या होगा? 1% और 5% एज द केस में। जब चारों कंपोनेंट आपने बिल्कुल ठीक आंसर कर दिए तो आप अब जीएसटी की लायबिलिटी निकाल सकते हैं 46.67 लाख, एंड दैट टू ऑन अ वेरी सिंपल। आप देखिए एग्जांपल से कितना सिंपल बन गया, हमें नोटिफिकेशंस की कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज पे ही स्टडी नहीं करनी पड़ी। मैंने आपको नोटिफिकेशन भी ओपन करके दिखा दी। बाकी 30 फ्लैट्स का क्या होगा, और जो फर्दर उनके पास 70 और 30 फ्लैट्स रहे उसका क्या होगा, ये अभी सस्पेंस हमारा क्रिएटेड है नेक्स्ट सीरीज के लिए। तो टिल नाउ वी विल बी कवरिंग ओनली दिस पार्ट ओनली। आई रियली थैंक ऑल द मेंबर्स जिन्होंने इतनी पेशेंट हियरिंग की। ये वाले टॉपिक्स आज हमने कवर कर लिए हैं, रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट, रियल एस्टेट, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट मॉडल्स, सेल ऑफ लैंड एंड डेवलप प्लॉट्स, और कंपोजिट सप्लाई वर्सेस वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, और ट्रीटमेंट बिफोर एंड आफ्टर 1 अप्रैल 2019। ये जो येलो कलर्ड है ये सारा कंटेंट हमने आज डिस्कस कर लिया बड़े डिटेल मैनर में, और जो आप ब्लैक बोल्ड में देख रहे हैं तो वो डिस्कस अभी सीरीज 3 और 4 में डिस्कस होना बाकी है, जिसमें टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, इनपुट टैक्स क्रेडिट, वैल्यूएशन प्रोविजन, आरसीएम एप्लीकेबिलिटी, ये सारे हम सीरीज 3 में कवर करेंगे इस एग्जांपल के साथ, जिससे कि आपको पता ही नहीं लगेगा फ्लो में कि आप कब 5-6 नोटिफिकेशंस को कवर कर गए। और इन द लास्ट सीरीज हमारी कुछ हाई कोर्ट जजमेंट, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स और कुछ एफएक्यूज होंगे जो हम सेशन 4 में डिस्कस करेंगे अलोंग विद द हैंडबुक। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू फॉर द पेशेंट हियरिंग।
stay safe, stay healthy, keep learning during this pandemic phase, and you will see you have achieved the vision. Like we are on a vision to have the insightful learning. Over to you, Navya Bhaiya. Over तो to you. मैं शिवा भैया, प्रांशु भैया, तहे दिल से आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. हैंड फोल्डेड थैंक्स टू बोथ ऑफ यू एंड द मेंटर्स एंड द होल ITRA रिसर्च ग्रुप हु इज डूइंग, आई विल से, नॉट इवन अनटायरिंग एफर्ट. मैं कहूंगा दे आर लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड इन रीचिंग द पॉइंट दे वांट टू रीच. एक्चुअली क्या है सर, हम अपनी चाहत, हम अपनी एस्पिरेशन, हम अपनी डेस्टिनेशन खुद चूज करते हैं और खुद बनाते हैं. ऐसे ही आपने एक हमारे सामने एग्जाम्पल रखा आप दोनों ने कि हमें कहाँ पहुंचना है. ये हमारा नजरिया, हमारी सोच हमें बताती है, ना कि हमारे हालात हमें बताते हैं. ये सब चीजों से हमने ये सीखा कि भैया आपने ये बता दिया कि अभी पार्ट 3 पार्ट 4 बाकी हैं, और मैं ये देख के हैरान हूं कि जो पार्ट 1 और पार्ट 2 हैं हमें इतना ल्यूसिडली, इतना जूसी और क्रिस्प मैनर में आप दोनों ने दिया है. तो मैं खुद पर्सनली ये सोचूंगा कि मैं अगर किसी को बोलूं टू वॉच रियल एस्टेट इम्पैक्ट ऑन जीएसटी, तो मैं कहूंगा सिनोनिम्स आर प्रांशु एंड शिवा. With this thought, I hope we will continue with the series and we will have wonderful presentation, जो कि डे बाय डे मैं कहूंगा सेकंड बाय सेकंड इन दोनों ने इसकी प्रेजेंटेशन को निखारा है, संवारा है और हमारे सामने पिरो के हमारे सामने रखा है. मैं इसीलिए आप दोनों का धन्यवाद करते हुए, व्यूअर्स का धन्यवाद करते हुए, टू गिव देम सच अ मोटिवेशन, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा. अब तक आज अभी जब तक हमें देख पाए, जितने व्यूअर्स ने हमें पर्सनली गेट बैक करके बोला, उन्होंने कहा इससे बढ़िया वीडियो, इससे बढ़िया रिसर्च, इससे बड़ा डिटेल्स और इससे अच्छा कंक्लूजन्स कहीं पर भी किसी ने भी हमें नहीं प्रोवाइड किया. ऐसा लग रहा है जैसे हम बच्चे की तरह समझ रहे हैं और आज हम इन्हीं 4 सीरीज में बड़े होकर चलना सीख जाएंगे रियल एस्टेट इम्पैक्ट ऑन जीएसटी के साथ. विद दिस थॉट, thank you so much Pranshu bhaiya, Shiva bhaiya, all our mentors, all our Thank you viewers so or much. whole Thank our ITRA group. Thank you. you. Have a Thank wonderful day ahead. और देखते रहिए सीरीज, ज्वाइन रखिए, क्योंकि ये दोनों हमारे स्टार्स हैं मैं ये कहूंगा, और ये उभरते सितारे नहीं, उभर चुके सितारे हैं जो अब अपनी चमक आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं. थैंक यू सो मच. हैव अ वंडरफुल डे अहेड. थैंक यू. Thank you.